नमस्कार, द नागरिक में आप सभी का स्वागत है। सुनील शुक्ल की नज़र से कार्यक्रम में मैं आज फिर उपस्थित हूँ, एक नए विषय, एक नई चर्चा के साथ। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव है। 5 राज्यों में जहाँ विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उसमें छत्तीसगढ़ के प्रथम चरण का मतदान खत्म हो चुका है और द्वितीय चरण का मतदान है और मध्य प्रदेश में मतदान है। यहाँ प्रचार कार्य बंद हो गया। दोनों राज्यों में सत्ता के दावेदार 2 राजनीतिक दलों, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने बहुत सघन प्रचार अभियान चलाया। मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए उन्होंने कोई प्रयास छोड़ा नहीं। दोनों दलों के केंद्रीय नेतृत्व ने दोनों राज्यों में प्रचार के लिए मतदाताओं तक पहुंचने के लिए सभी प्रयास किए। रोड शोज़ किए, बड़ी-बड़ी सभाएँ की, लोगों से मिलने का प्रयास किया और कांग्रेस ने अपने जो उनके स्थानीय नेता भी राज्य विशेष के भी नेता हैं, उनका भी प्रचार अभियान व्यापक रूप से चला। बल्कि कांग्रेस अपने स्थानीय नेताओं पर, राज्य विशेष के नेताओं पर अपने प्रचार अभियान के लिए ज़्यादा केंद्रित रही और जबकि भारतीय जनता पार्टी का दारोमदार का मुख्य जो आकर्षण था, वह प्रधानमंत्री जी के ऊपर था, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। नरेंद्र मोदी जी ने कई सभाएँ की, शोभा यात्राएँ भी रोड शोज़ भी उन्होंने किए। गृह मंत्री जी ने भी कई सभाएँ की, अमित शाह जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब भी का के कार्यक्रम हुए। चुनाव की घोषणा के पहले भी इन तीनों नेताओं के बड़े-बड़े कार्यक्रम हुए इन राज्यों में और जबकि कांग्रेस के बड़े नेताओं के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की तुलना में कम हुए और भारतीय जनता पार्टी अपने केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर ज़्यादा निर्भर दिखाई पड़ी। आरोप-प्रत्यारोप का दौर ज़बरदस्त चला। दोनों दलों के नेताओं ने एक-दूसरे के ऊपर गंभीर आरोप लगाते रहे। भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वायदों को पूरा न करने के आरोप लगे, जनता की उपेक्षा करने का आरोप लगा, जनता के जीवन से जुड़े हुए जो सवाल हैं, उनकी उपेक्षा करने का आरोप लगा, तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप लगे कांग्रेस के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ध्रुवीकरण करने की राजनीति के आरोप लगे, वह तमाम तरह के आरोप-प्रत्यारोप के दौर चले। लेकिन कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अपने गवर्नेंस के मुद्दे को लेकर के भी लोगों के सामने गई, कि पिछले 5 सालों में उसने क्या किया राज्य के लिए और इस पिछले 5 साल के जो पहले के 15 साल थे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के शासन के, उससे बेहतर हम कैसे थे और हमने क्या बेहतर काम किए। इन मुद्दों को भी वो लेके गई और राज्य के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, ये तमाम लोग भी अपने लगातार दौरों पे रहे। लेकिन प्रचार के दौरान जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया गया, वो थोड़ा विचारणीय है। हम सभी लोगों को विचार करना चाहिए कि क्या चुनाव प्रचार के दौरान जन समर्थन हासिल करने के लिए इस तरह के शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस देश के सबसे बड़े विपक्षी पार्टी के नेता राहुल गांधी को महामूर्ख कहा जाना या यह कहना कि आप इस तरह से बटन दबाइएगा कि उनको जैसे आप फांसी पे लटका रहे हो, इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करना या क्या चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह की भाषा का प्रयोग होना चाहिए? क्या आरोप-प्रत्यारोप के दौर में हम जो एक मर्यादाएँ होती हैं, उन मर्यादाओं का पालन हमें नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के शैक्षणिक योग्यता को लेकर के या अन्य विषयों को लेकर के जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए, क्या इन चीज़ों से बचा नहीं जा सकता? क्या इस तरह की इन बातों को कह कर के ही आप जनता को आकर्षित कर सकते हैं? हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो आपके समर्थक हों और इस तरह की शब्दावली से उनको संतोष मिलता हो या उनको ये लगता हो कि बहुत बेहतर काम किया जा रहा है। क्या आम जनता भी इस तरह के शब्द सुनना चाहती है? इसी शब्दावली में अपने नेताओं के प्रति उनका आकर्षण या उनसे दूर हटने की प्रवृत्ति होती है? ये सोचने का विषय है।
प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में ग्वालियर में आते-आते उन्होंने कुछ आरोप लगाए ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर और उनका मुख्य जो अगर आप पूरे उस भाषण को सुना जाए, तो उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि एक चुनी हुई सरकार को उन्होंने गिरा दिया। उन्होंने अपने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस पार्टी का या अपने पारिवारिक संबंधों का उल्लेख भी किया और ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में उन दोनों लोगों ने एक साथ काम किया था और हम एक-दूसरे के से शिकवा-शिकायत भी करते रहे, लेकिन हम लोगों ने साथ काम किया और उन्होंने कहा कि हमने एक चीज़ मैंने महसूस किया कि जो लोग उनसे मिलने के लिए आते थे, वो उनको महाराज ही कहते थे और लोग कहते थे कि अगर हम महाराज इनको नहीं कहेंगे, तो हमारी सुनी नहीं जाएगी। एक इस तरह की बातें की और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने परिवार की परंपरा निभाई और विश्वासघात किया कांग्रेस पार्टी के साथ, एक चुनी हुई सरकार को गिरा दिया, जनादेश के साथ विश्वासघात किया। उन्होंने लोगों से कहा कि जिस सरकार को आप लोगों ने चुना था, उस जनादेश के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने विश्वासघात किया। एक तल्ख टिप्पणी थी क्योंकि सिंधिया परिवार के का उल्लेख भी उन्होंने किया कि अपने परिवार के अपनी परंपरा के अनुकूल ही उन्होंने आचरण किया। यानी कि परिवार के ऊपर विश्वासघात उन्होंने व्याख्या उसकी नहीं की लेकिन केवल इतना ही कहा। इस बात के बाद, इस भाषण के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बड़ी लंबी एक अपने एक्स पर उन्होंने कुछ बातें लिखी और लंबा-चौड़ा उसपे कई पैराग्राफ का वो उनका एक्स है। उसको पढ़ा जा सकता है, आज भी वो उनके हैंडल पे उपलब्ध है वो, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए। कांग्रेस की आलोचना करते हुए उन्होंने इमरजेंसी लागू करने के लिए उन्होंने कांग्रेस की आलोचना की और विश्वासघात की बातें उन्होंने कही। उन्होंने बड़े लंबे-चौड़े प्रतिकार किए। उनके ट्वीट के जवाब में, उनके एक्स के जवाब में कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक लंबा-चौड़ा अपना एक एक्स पे ट्वीट डाला। उसकी भी शब्दावली वैसी ही थी। क्या इस तरह की शब्दावलियों से, इस तरह के सार्वजनिक भाषणों से, इस तरह के वक्तव्यों से बचा नहीं जा सकता? और अगर मान लीजिए कि किसी नेता ने अगर मान लीजिए प्रियंका गांधी जैसे नेता ने प्रियंका गांधी का कोई संसदीय अनुभव नहीं है। प्रियंका गांधी कोई चुनाव नहीं लड़ी है। प्रचार करती हैं, कांग्रेस की नेता हैं, पार्टी की महासचिव हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ समय वो प्रभारी भी थी। लेकिन वो चुनाव कभी नहीं लड़ी हैं और लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा किसी के सदस्य नहीं रही हैं वो। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का तो व्यापक अनुभव है और एक लंबा अनुभव है उनके पास लोकसभा का और इस राजनीति का भी, संसदीय राजनीति का भी। जब वो इंदिरा गांधी के साथ इंदिरा गांधी के ऊपर आरोप उन्होंने लगाया, इमरजेंसी को लेकर के कांग्रेस की उन्होंने आलोचना की, गोया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ऊपर भी उन्होंने हमला किया। ठीक है, हमला होना भी चाहिए। अगर कोई गलती हुई है तो उसका उल्लेख करने में कोई बुराई नहीं है। बल्कि अगर आप उसका उल्लेख नहीं करते हैं, तो एक राजनेता के रूप में अपने धर्म का पालन नहीं करते आप। ये आपका दायित्व है कि इस देश की जनता को, इस देश के नागरिकों को उन तमाम गलत चीज़ों का की जानकारी दें, उनको उनकी जानकारी में लावें, जो देश के लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत रही हैं, संवैधानिक व्यवस्थाओं के विपरीत रही हैं और जागरूक करने की ज़िम्मेदारी हर राजनेता की है। गुमराह करने की ज़िम्मेदारी तो नहीं है, लेकिन जागरूक करने की ज़िम्मेदारी है और हर नेता से एक लोकतांत्रिक देश में यह उम्मीद की जाती है। लेकिन जिस समय इमरजेंसी लागू हुई थी इस देश में, तो माधवराव सिंधिया जी कांग्रेस के ही सदस्य थे। उसके बाद भी सदस्य थे, मंत्री भी वो रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कांग्रेस के सदस्य रहे, इमरजेंसी के बाद भी लोकसभा के सदस्य रहे वो, सरकार में मंत्री रहे यूपीए 1, यूपीए 2 में और अभी 2019 में चुनाव में जब हारे हैं, जब उन्होंने दल बदल किया, उसके पहले तक कांग्रेस में थे और कांग्रेस के ही नेतृत्व में कांग्रेस के ही उम्मीदवार के रूप में उन्होंने गुना या ग्वालियर का प्रतिनिधित्व किया है। उसी इलाके के नेता रहे, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस पार्टी में रहते हुए। तो अगर आप इसकी आलोचना करते हैं, तो गोया कि आपकी भी आलोचना है। या आप इन चीज़ों का अगर आप चिंता न भी करते हो, तो इस बात का तो ज़रूर एहसास होना चाहिए कि आपका अनुभव, संसदीय अनुभव क्या है और प्रियंका गांधी का संसदीय अनुभव क्या है। आप में और प्रियंका गांधी में राजनीतिक अनुभव में कितना कितना अंतर है? किस व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन का अनुभव ज़्यादा है? किस व्यक्ति से सार्वजनिक रूप से एक बहुत ही मैच्योर, एक परिपक्व आचरण की उम्मीद की जानी चाहिए?
ये तो ये बात बनती है कि कम से कम ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से ये उम्मीद की जाती है कि कम से कम उनके तरफ से जो बात होगी, वह एक ये नहीं लगना चाहिए कि जिसको हम आप कहते हैं बिलो द बेल्ट कोई बात नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बात करके आप आम लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के जब प्रियंका गांधी भाषण दे रही हैं और उस भाषण का अगर आप वीडियो देखेंगे, तो जो जनता से रिएक्शन आ रहा है, उसको देख कर के आपको कुछ अलग तरह का अनुभव होगा कि वहाँ के लोग उन बातों की तस्दीक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन लोग वो उन्हीं के इलाके में भाषण थी, जो ग्वालियर चंबल के इलाके में भाषण था। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने चंबल को चंबा कह दिए जाने पर अपने एक्स में आपत्ति उठाई है, कि जिनको ये भी नहीं पता। हो सकता है ये, लेकिन ये इतना गंभीर विषय नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इसका उल्लेख करें। यह बात बहुत इस पर इतनी चर्चा हो गई, इतनी बहस चली है सोशल मीडिया पर और अन्य जगहों पर कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस तरह का रिएक्शन देकर के किस तरह की राजनीति की है या किस तरह का राजनीतिक लाभ उनको मिला होगा। इसी तरह से जो भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे। भ्रष्टाचार में अगर केवल सत्ता मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ दल या केंद्र का सत्तारूढ़ दल केवल विपक्षियों की बात करता रहेगा और अब उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं या लग रहे हैं या जिस तरह के वीडियोज आए हैं, उसका संज्ञान भी आप नहीं लेंगे, तो क्या लगता है कि आम आदमी इसको बहुत आपके आरोपों को गंभीरता से ले लेगा? आपको आप ये लगता है कि आम आदमी को लगेगा कि जो सरकार केंद्र में है, चाहे मध्य प्रदेश के राज्य में है, वो भ्रष्टाचार को लेकर के उतनी ही गंभीर है, जितना वो अपने भाषणों में दिखाई देती है? यदि सत्तारूढ़ दल के नेताओं के खिलाफ लगे हुए आरोपों के ऊपर आरोपों को गंभीरता से नहीं लेती, कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, कोई संज्ञान तक लेने के लिए तैयार नहीं है, उसमें कोई चर्चा भी नहीं करने के लिए तैयार है। तो एक माने एक केवल भ्रष्टाचार एक गंभीर विषय जो लोकतंत्र के लिए, देश के समाज के लिए कितना घातक है, वह केवल आप चर्चा का विषय बना के रख दें, एक-दूसरे के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप लगाने का विषय बना कर के रख दें। कम से कम जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उनसे अपेक्षा आम आदमी नहीं करता। देश के प्रधानमंत्री से हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर उनसे कोई बात निकलेगी, वह इस बात का एक आश्वासन होगी, इस बात का लोगों को विश्वास दिलाती हुई होगी कि वो देश के हित में, देश के आम लोगों के हित में उनके जो मसले हैं, उनको किस तरह से सुलझाते हुए और एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए अवसर देते हुए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इस तरह का एक आश्वासन होगा। केवल आरोप-प्रत्यारोप से बात बनती नहीं है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता से भी अपेक्षा नहीं की जाती। लोग मुझे लगता है कि लोग उम्मीद नहीं करते कि आप अगर कोई बात कही भी गई है तो उसको तथ्यात्मक तरीके से और बहुत ही सधे हुए लहजे में अगर आप प्रतिक्रिया देते हैं, तो मुझे लगता है कि वो बात ज़्यादा सुनी जाएगी। ये लगेगा कि किसी गंभीर नेता ने किसी विषय पर एक गंभीर बात कही है। छत्तीसगढ़ में भी सरकार के ऊपर जो आरोप लगाते रहे बीजेपी के लोग, वो भी कम से कम वो उनको जो महादेव ऐप को लेकर के जो आरोप लगाए गए, जिस तरह की बात कही गई कि भ्रष्टाचार के लिए भगवान के नाम को भी नहीं छोड़ा गया। तो क्या ये लगता है कि इस तरह की बात करके आप अपने जो सामान्य मतदाता है, जो आपका प्रतिबद्ध मतदाता नहीं है, वह आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा? या पूरा का पूरा वातावरण विषाक्त होगा? पूरे के पूरे वातावरण में जो एक विमर्श होना चाहिए चुनाव को लेकर जो चर्चा होनी चाहिए, विषयों को लेकर के चर्चा जो होनी चाहिए, उन विषयों से अलग हट करके आप बात कर रहे हैं। और मुख्य विषयों पर जाने के लिए भी आप जनता को प्रेरित नहीं कर रहे हैं। तो ये जो गृह मंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा या प्रियंका गांधी के द्वारा जो बातें कही गई, या इन चीज़ों से विश्वासघात की बात तो ठीक है, कांग्रेस ने जो आरोप लगाया ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर कि उन्होंने विश्वासघात किया और यह जो जिन लोगों ने मध्य प्रदेश की सरकार को गिरते हुए देखा है, वो तो इस आरोप से इनकार भी नहीं करेंगे। लेकिन इस तरह के एक आरोप उनके परिवार के साथ जोड़ के करने लगे। इतिहास है, वो पुराना इतिहास है। आज भी वो जब उनके उस इतिहास के साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस ने अपनी पार्टी में स्वीकार किया था, माधवराव सिंधिया को अपनी पार्टी में स्वीकार किया था। उस इतिहास के साथ ही विजयाराजे सिंधिया को आप अपनी पार्टी में शामिल कराए थे, जब वह हिंदू महासभा की राजनीति करती थी। आपकी पार्टी में आपने शामिल कराया,
कांग्रेस के वरिष्ठ तब उस समय के वरिष्ठ नेताओं ने उनको अपनी पार्टी में शामिल कराया। उसके बाद वो कांग्रेस से अलग होकर के जनसंघ में चली गईं। लेकिन जब विजयाराजे जी कांग्रेस में आईं, उस समय भी तो उनके साथ जीवाजीराव सिंधिया का इतिहास था। उस इतिहास का उल्लेख आज 2023 में करने का कोई औचित्य नहीं है। कम से कम उन उन लोगों के द्वारा जिनके साथ उन्होंने एक लंबा समय बिताया उस परिवार में। विजयराजे जी भी कांग्रेस के एक सदस्य रही हैं। माधवराव जी भी बड़े प्रभावी नेता रहे हैं। एक विश्वासपात्र लोगों में से रहे हैं वो। कई वर्षों तक मंत्री रहे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में तो राहुल गांधी ने ही कहा जब पार्टी छोड़ा उन्होंने, कि उनके साथ मेरे इस तरह के संबंध पारिवारिक रहे हैं कि वो जब चाहते तब मेरे घर में आ सकते थे। ये शब्द उन्होंने प्रयोग किया था। तो जिस व्यक्ति के साथ आप इस तरह के रिश्ते रहे हों, आप विश्वासघात का उल्लेख करते हुए अपने उनके परिवार का उल्लेख कर दें, ये औचित्यहीन है। इससे अगर बचा जाता तो मुझे लगता है कि राजनीतिक शुचिता और बेहतर बनी रहती। और ये भी लगता है कि एक गंभीर किस्म की राजनीति हो रही है। सत्ता पाने के लिए, सत्तारूढ़ दल को बेदखल करने के लिए, जनसमर्थन पाने के लिए अब गंभीर विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस लोगों की समस्याओं को लेकर के जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, लोगों के जीवन से जुड़े रोजगार से जुड़े हुए सवालों को लेकर के आगे बढ़ रही है, उन्हीं मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है। वो एक या अपने गवर्नेंस के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रही है। वो उन मुद्दों की चर्चा कर रही है जो उन राज्यों में वो लोगों के साथ करते हुए दिखाई दे रही है, जो आश्वासन देकर के पूरा करते हुए दिखाई दिए, जो उसने कर्नाटक और हरियाणा हिमाचल प्रदेश के चुनाव में किया। और मुझे लगता है कि इन कारणों से उसकी विश्वसनीयता ज़्यादा बढ़ी है। और वही अगर उसका राजनीति का ढर्रा रहता, तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा बेहतर तरीके से लोग अपने अभियान को चलाते। खैर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में यह अभियान खत्म हो चुका है चुनाव का। कल 17 तारीख को वहाँ मतदान है और दूसरे चरण का और अंतिम चरण का मतदान छत्तीसगढ़ में है और मध्य प्रदेश में एक ही चरण में सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। तो एक जो हम आज का हम लोग इसी बात पे हम चर्चा हम लोग कर रहे थे कि जो जिस तरह की भाषा थी, शब्दावली थी, तेवर था, वह तेवर मुझे नहीं लगता कि आम आदमियों को बहुत अच्छा लगा होगा, जो बड़े नेताओं से एक गंभीर विमर्श की उम्मीद करता है। हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि जो अभी राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव प्रचार है, उस दौरान कम से कम विमर्श का जो स्तर होगा, वह एक गुणवत्तापूर्ण होगा। उन मुद्दों को लेकर के होगा जिनसे लोग चिंतित हैं। जो लोग ये देखना चाहते हैं कि देश के में लोकतंत्र कैसे बचेगा और लोकतांत्रिक संस्थाएँ कैसे मजबूत होंगी। और जो हमारे रहनुमा हैं, जो हमारे राजनेता हैं, वो हमारे समस्याओं को लेकर कितने गंभीर हैं। वह एक-दूसरे के प्रति केवल आरोप-प्रत्यारोप के लिए हैं या उन विषयों के लिए गंभीर हैं, जिन विषयों के लिए हम सरकार चुनने के लिए मतदान केंद्रों तक जाते हैं। आज बस इतना ही। कल फिर एक नए विषय और नई चर्चा के साथ आपके बीच उपस्थित होऊँगा। नमस्कार।